हेलो स्टूडेंट्स, इंटरनेट के आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ इंटरनेट टर्मिनोलॉजी के बारे में। टर्मिनोलॉजी मीन्स टर्म्स भी हम इसको कहते हैं कभी-कभी। टर्मिनोलॉजी रेफर्स टू द टर्म्स, इट मीन्स वर्ड्स, यानी कि इंटरनेट में यूज होने वाले इंटरनेट की जब आप बात करते हैं तो वहां पे कौन कौन से वर्ड्स आपको कॉमनली मिलेंगे, उन वर्ड्स से हम लोग फैमिलियर होंगे। और इन वर्ड्स को यहाँ वर्ड ना बोलते, वर्ड मानी वर्ड मीनिंग, स्पेलिंग्स, कुछ ऐसे टर्म आएंगे जो आपको बाहरी और दूसरे सिलेबस से बिल्कुल अलग होंगे। अब उन टर्म्स को क्या कहते हैं इंटरनेट में, उसे उसका क्या मतलब होता है, उन्हीं सारी चीजों पे आज के इस सेशन में, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टर्मिनोलॉजी में जो पहला टर्म सामने देखा है वो है बिट्स एंड बाइट्स। आप लोगों ने बेसिक कंप्यूटर्स में भी पढ़ा होगा, 0 और 1, इसी पे पूरा कंप्यूटर टिका हुआ। 0 एंड 1 जैसे हम लोग बाइनरी डिजिट कहते हैं, और यही बाइनरी डिजिट बीट्स भी कहलाता है। एक 0 या एक 1 को हम लोग बीट्स कहते हैं, और इन्हीं 0 1 से पूरा कंप्यूटर का दुनिया जो है ना, ये कंप्यूटर का नहीं पूरा वर्ल्ड है, वो इन्हीं 0 और 1 पे टिका है। ठीक है, इनको बिट्स कहते हैं। और यही जब 8 बिट्स एक साथ कंबाइन होते हैं तो वो बन जाता है एक बाइट। 8 बिट्स मिलके क्या बनते हैं, एक बाइट्स बनता है। और इंटरनेट पे जो आप लोग, हम लोगों ने क्या, इंटरनेट क्या है, एक मीन्स है, एक माध्यम है जिससे हम डेटा को एक्सचेंज करते हैं। तो डेटा एक्सचेंज करना यानी डेटा ट्रांसफर होना, डेटा को रिसीव करना, इसे ट्रांसफर रिसीव इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। ये जो भेजना और फिर ये जो पाना, ये जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं ट्रांसमिशन। अब ये ट्रांसमिशन का अपना एक स्पीड होता है जो कि अलग अलग मेजरिंग है, उसकी मेजर करते हैं हम लोग, जैसे बीट्स में, बाइट्स में, केबी यानी किलोबाइट्स में, एमबी यानी मेगाबाइट्स में, जीबी यानी गीगाबाइट्स में, और टीबी यानी टेराबाइट्स। ठीक है, तो जनरली ये सारे ट्रांसमिशन स्पीड मेजरमेंट है, जैसे बीपीएस बीट्स पर सेकंड, केबीपीएस किलोबाइट पर सेकंड, एमबीपीएस मेगाबाइट पर सेकंड, जीबीपीएस गीगाबाइट पर सेकंड, टीबीपीएस टेराबाइट पर सेकंड, ऐसे करके ये मेजरमेंट। ठीक है, तो आपको जब आप आजकल क्या होता है ना, ये अब तो बीपीएस केबीएस की बात ही नहीं की जाती, अब आपको जो है ना एमबीपीएस और जीबीपीएस में बात की जाती है। और अब 5G आने वाला है जैसा कि आप लोगों को पता है, तो उसमें टीबीपीएस की बात की जाएगी। 5 में जो है 5G में आपको स्पीड टेराबाइट का भी मिलेगा, मिले ना मिले वो तो बात की बात है। तो जनरली अभी आप लोग जो कनेक्शन लेते हो इंटरनेट अपने घर में, ऑफिस के लिए, तो उसमें आपको बताया जाता है कि इतना एमबीपीएस का स्पीड आपको मिलेगा। स्पीड मतलब क्या, उसमें आपको वो आप ब्राउजिंग कर सकते हैं, सर्फिंग कर सकते हैं। अब ये टर्म क्या, अब आपको सुना, ब्राउजिंग, सर्फिंग, ये टर्म आप लोगों के लिए नया होगा, है ना, कि क्या है भाई ब्राउजिंग का मतलब क्या होता है, सर्फिंग का मतलब क्या होता है। तो इन्हीं सारे टर्म्स को ही हम लोग बोलते हैं इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, और उसी के बारे में हमारा आज का सेशन है। तो आगे देखिए, सबसे पहले बिट्स और बाइट्स तो आप लोग सभी जानते हैं। ब्राउजर, ब्राउजर जिसको हम लोग समटाइम्स वेब ब्राउजर्स भी कहते हैं, कॉल्ड, ब्राउजर्स या वेब ब्राउजर्स, बोथ आर सेम, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, इट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ये ब्राउजर जो होता है ना, या वेब ब्राउजर, एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है दैट हेल्प्स टू एक्सेस इंटरनेट इन आवर कंप्यूटर डिवाइसेस, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक स्मार्टफोन्स वगैरह जो भी है, टैब्स वगैरह, उन सब में, चाहे वो लैपटॉप कंप्यूटर्स हो, मोबाइल फोन है आपका, स्मार्टफोन या टैबलेट है, जो भी चीज है जहां पे आप इंटरनेट यूज कर सकते हो, तो वो इंटरनेट बिना ब्राउजर के एक्सेस नहीं कर सकते आप वहां। ब्राउजर क्या, एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हमें हेल्प करता है हमारे डिवाइसेस में, जनरली कंप्यूटर या लैपटॉप बोले, उसमें इंटरनेट को एक्सेस करने में, उसको यूज करने में। बहुत सारे जो है ब्राउजर्स हैं मार्केट में। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि अब माइक्रोसॉफ्ट का है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना खुद का ब्राउजर है। जब भी आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो ये ब्राउजर आपको डिफॉल्ट मिलता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज अब बंद हो गया है। 15 जून 2022 से
माइक्रोसॉफ्ट ने इसे बंद कर दिया है ना। और इस ब्राउजर का जगह पे आप क्या यूज करोगे, माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज करोगे, ठीक है। ओके, उसके अलावा और भी दूसरे थर्ड पार्टी ब्राउजर सॉफ्टवेयर है। थर्ड पार्टी बोलते हैं उस सॉफ्टवेयर को जो आप जिस कंपनी के सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ना, उसके अलावे आपको दूसरा कुछ उसको यूज करने देता है ना। जैसे माइक्रोसॉफ्ट आप यूज कर रहे हो तो माइक्रोसॉफ्ट का अपना खुद का ब्राउजर यूज कर सकते हो, क्या, एज। उसके अलावा आप चाहते हो कि कोई दूसरा यूज करे, किसी दूसरे कंपनी को हम यूज करें, तो उस तरह के सॉफ्टवेयर को हम लोग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में बहुत सारे जो है वो ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, नेटस्केप नेविगेटर एक्सेट्रा। ये सब भी ब्राउजर्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इन्हें अलग से क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा इंटरनेट के माध्यम से, और उसके बाद इसको आप चाहें तो अपने सिस्टम में यूज कर सकते हैं। उसके बाद तो ब्राउजर क्या होता है समझ में है। अब आता है नेक्स्ट है हमारा क्या, ब्राउजिंग। ब्राउजिंग या इसी को कभी कभी हम लोग सर्फिंग भी कहते हैं। मतलब ब्राउजिंग इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ यू व्यू वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। मतलब आपने इंटरनेट ओपन किया किसी ब्राउजर पे, इंटरनेट ओपन करके, और उसमें कोई अलग अलग तरह के वेबसाइट्स ओपन कर रहे हैं, अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं, आप उसमें बहुत सारे ढेर सारे काम कर रहे हैं। ये जो सारा प्रोसेस आप कर रहे हो ना, इसी को बोलते हैं ब्राउजिंग, या इसी को हम लोग कभी कभी सर्फिंग भी कहते हैं। इंटरनेट सर्फ कर रहे हैं थोड़ा सा, बस ऐसा ही इंटरनेट पे हम लोग जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ब्राउजिंग। ओके, यानी ब्राउजर पे जो हम इंटरनेट को यूज कर रहे हैं ना, उस यूज करने के ही प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउजिंग कहते हैं। नेक्स्ट अगला जो हमारा टर्म है इंटरनेट से जुड़ा हुआ, एक है आईएसपी। आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आप सब कुछ है, आपके पास कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर में ब्राउजर वगैरह सब है, इंटरनेट के लिए सारा सेटअप वगैरह भी डाल रखे हैं, लेकिन आपके पास इंटरनेट ही नहीं है, तो कुछ भी यूज होगा क्या। अब इंटरनेट क्या है, प्राइवेट है नहीं। प्राइवेट मींस मतलब आपका अपना खुद का तो पर्सनल है नहीं, इसके लिए आपको किसी न किसी जो प्राइवेट या गवर्नमेंट कंपनी है उससे आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, और उससे आपको इंटरनेट की सर्विस लेनी पड़ेगी। तो जो भी ऐसा सर्विस प्रोवाइडर होगा जो आपको इंटरनेट सर्विस देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, शॉर्ट में आईएसपी कहते हैं। हमारे भारत देश में जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल ये सब कंपनियां हैं। इसके अलावा भी और भी दूसरी कंपनियां हैं जो सिर्फ ये सब क्या है ना कि टेलीकॉम, मतलब इसमें आप सेलुलर सर्विस भी लेते हैं इनके साथ, और साथ में इंटरनेट की सर्विस भी लेते हैं। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जैसे हाथवे, सिटी केबल, ये सब कंपनियां। ओके, नेक्स्ट है आगे ईमेल, बहुत चर्चित, फेमस। इसके बारे में तो आप सब जानते हैं, है ना। ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, इज यूज्ड टू writing, sending, receiving and storing mail messages over electronic communication system। मतलब ये एक तरह का मेल होता है, मेल मैसेजिंग सर्विस है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके थ्रू, जनरली मेल, चिट्ठी, मेल मतलब चिट्ठी, पत्र, लेटर, जनरली हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस के द्वारा यूज करते हैं, सेंडिंग रिसीविंग करके, और एक पेपर पे लिखा हुआ होता है जिसको हम लोग जो है ना बक्से में डाल के सेव रखते हैं, स्टोर। यहाँ पे क्या है, ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस है, जिसमें हम लोग मेल, पत्र, चिट्ठी, मैसेज जो भी है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिकली इसे स्टोर भी किया जाता है। आगे के क्लास में सीखेंगे हम लोग ईमेल कैसे क्रिएट करते हैं, ईमेल के लिए पैसे देने हैं या नहीं देने होते हैं, फ्री है या क्या है, ये सब कुछ आगे के सीखेंगे। फिलहाल ईमेल के बारे में बस इतना ही जानते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं चैट। चैट से आप सब लोग जानते हैं, चैट पढ़ते हैं, चार्ट नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं चैट। प्रोनाउंस इसका जो होता है वो चैट होता है, प्रोनाउंसिएशन। दिस इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच अ यूजर कैन हैव अ ऑनलाइन इंटरनेट कम्युनिकेशन by typing on the screen and sending the same to the online recipient or through a voice mail system। मतलब इसमें क्या होता है ना कि एक ऑनलाइन सिस्टम पे आप बैठे हैं और दूसरा भी आपके साथ कोई दूसरा ऑनलाइन सिस्टम पे बैठा हुआ है, और आप दोनों एक दूसरे से जब कोई वार्तालाप करते हैं, वार्तालाप समझते हैं, कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं, हाँ? बातचीत करते हैं अगर आप, तो उसके प्रोसेस को ही चैट बोलते हैं। ये आप टेक्स्ट में भी कर सकते हैं,
वॉइस में भी कर सकते हैं और आजकल तो वीडियो में भी होता है, वीडियो चैट जिसको बोलते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं उसको, है ना। इसके लिए अब पहले क्या था कि बहुत सारे कुछ लिमिटेड ऑप्शंस थे हमारे पास, अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, है ना। तो चैट करना मीन्स क्या, कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, ठीक है। आगे है अगला फाइल ट्रांसफर। अब इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आप बोलते हैं आप ईमेल भेज रहे हो, ईमेल से तो मैसेजिंग जा रहा है ना, उस मैसेज में हम लोग कुछ अलग से फाइल भी अटैच करके भेजते हैं, अटैचमेंट करते हैं, अपना कोई फाइल वगैरह भी अटैच करके भेज सकते हैं। तो उस ट्रांसफर प्रोसेस को हम लोग फाइल ट्रांसफर कहते हैं, है ना। जैसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ईमेल इज द एबिलिटी व्हिच लेट्स अस टू ट्रांसफर और सेंड फाइल कॉल्ड अटैचमेंट अलोंग विद मैसेज। मैसेज के साथ साथ आप जो है ना अटैचमेंट भेज सकते हैं, इसमें कोई भी फाइल वगैरह हो सकता है, चाहे वो इमेज हो, ऑडियो, वीडियो, कोई भी फाइल वो आप सेंड कर सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, कोई EXE फाइल, जो कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है ना, उसके फाइल को EXE फाइल बोलते हैं, वो डायरेक्टली आप ईमेल के थ्रू अटैच करके नहीं भेज सकते, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये फाइल ट्रांसफर मतलब फाइल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ओवर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम ट्रांसफर करना, ये होता है। और इस फाइल ट्रांसफर को मैंने बताया था ना, एक प्रोटोकॉल के बारे में स्टार्टिंग में हमने जिक्र किया था, इंटरनेट में TCP IP ये सब, उसी तरह का एक और प्रोटोकॉल होता है FTP उसका नाम है, और ये FTP प्रोटोकॉल ही हमें मदद करता है फाइल को ट्रांसफर कराने ओवर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, जिसका पूरा नाम होता है FTP का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है HTML, इंटरनेट में यूज होने वाला बहुत ही खास वर्ड है HTML। इसका पूरा नाम होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप इंटरनेट पे जितने सारे पेजेस ओपन देखते हो, जो इंफॉर्मेशन होता है, चाहे वो टेक्स्ट में हो या वो मल्टीमीडिया वगैरह कुछ भी है, तो वो जो इंटरनेट पे अवेलेबल जो इंफॉर्मेशन है ना, उसको क्रिएट करने के लिए ना एक स्पेशल टाइप ऑफ लैंग्वेज का यूज किया जाता है, स्पेशल टाइप ऑफ कोड का यूज किया जाता है, और उसी कोड का हम लोग नाम कहते हैं क्या, HTML। इसकी मदद से ही वेब पेज क्रिएट किए जाते हैं। वेब पेज क्या होता है आगे नीचे हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े वेबसाइट। वेबसाइट क्या है, तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, इमेज, वीडियोस और द अदर डिजिटल assets that is hosted on one or more web servers usually accessible via the internet. As for example, वेबसाइट्स के एग्जांपल क्या क्या है, www.google.com, गूगल एक वेबसाइट है। आपका ICAJobGuarantee.com, ये भी एक वेबसाइट है। आप अपने बैंक का यूज कर रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, इन सब का अगर आपने इंटरनेट की बैंकिंग के लिए यूज कर रहे हैं वेबसाइट, तो वो भी एक तरह का क्या है, वेबसाइट। वेबसाइट मीन्स क्या, एक तरह का, एक समझो ना, इंटरनेट पे मौजूद एक इलेक्ट्रॉनिक एक तरह का स्टोर है, जहां से आप किसी पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पा सकते हैं, और ये इंफॉर्मेशन अलग अलग पेजेस में टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो के रूप में अवेलेबल होता है। और उसमें हो सकता है मे बी कि वन पेज का एक वेबसाइट हो जिसमें एक ही पेज पे सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स होंगे पेज बाय पेज अलग अलग इंफॉर्मेशन अलग अलग पेजेस में मिलता है, और उन्हीं पेजेस को हम लोग क्या कहते हैं, वेब पेज कहते हैं। तो एक वेबसाइट वेब पेज का कलेक्शन होता है, और यही वेब पेज किस माध्यम से बनाया जाता है, तो HTML के थ्रू कोडिंग करके बनाया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टर्म में। तो हमारा अगला टर्म है, सॉरी यहाँ पे मैंने ऊपर में HTTP तो नहीं था, HTML 2 बार है। चलिए, तो HTML को उसको आप हटा दीजिए। नेक्स्ट www यानी वर्ल्ड वाइड वेब। इट स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। इट इज अ consortium of various internet experts and computer scientists. It is situated in Switzerland. मतलब www क्या है ना, कि www हम लोग यूज करते जनरली वेबसाइट के लिए, वेबसाइट को नाम को बताने के लिए हम लोग आगे में क्या यूज करते हैं, www। तो www जो है ना, वो तो एक तरह का इंटरनेट का एक टर्म है। इसकी शुरुआत www की जो स्टार्टिंग टीम बर्नर ली ने इसको स्टार्ट करा, टीम बर्नर ली ने इस www को इन्वेंट किया था। अब ये www यहाँ कहने का मतलब है ना, एक कंसोर्टियम है, एक संस्था है, जिसमें इंटरनेट से रिलेटेड जितने सारे एक्सपर्ट साइंटिस्ट होते हैं ना, वो सब मिलके नए नए जो भी वर्क्स होते हैं वो यहाँ पे करते हैं। और इसका जो मेन ये है ऑफिस, वो स्विट्जरलैंड में। ओके,
नेक्स्ट आगे बढ़े, वेब सर्वर। वेब सर्वर और एक है क्लाइंट पीसी, ये दोनों एक तरह के कंप्यूटर होते हैं। वेब सर्वर और क्लाइंट पीसी दोनों एक तरह का कंप्यूटर होता है, लेकिन वेब सर्वर क्लाइंट पीसी से कई हजार गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है, कई गुना भी कह सकते हैं। वेब सर्वर एक छोटा सा भी हो सकता है जो एक नॉर्मल पीसी से 10 टाइम्स बिगर होगा। बिगर कहने का मतलब दिखने में बड़ा नहीं होगा, सिस्टम एक ही जैसा लगेगा, लेकिन उसकी कैपेसिटी जो होगी वो एक नॉर्मल क्लाइंट पीसी से 10 टाइम्स बिगर हो सकता है, या कोई कोई ऐसा सर्वर होता है जो 1000 टाइम्स 100,000 टाइम्स बिगर हो सकता है। अब ये सर्वर होता क्या, वेब सर्वर या सिंपली हम लोग सर्वर भी कहते हैं, सर्वर पीसी। इट इज अ पावरफुल कंप्यूटर दैट होस्टेड वेब पेजेस एंड गिव द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड बाय एनी क्लाइंट पीसी। तो एक तरह का ना क्या है, कंप्यूटर है, लेकिन ये पावरफुल कंप्यूटर होता है जो क्या करता है, बहुत सारे वेब पेजेस को होस्ट करता है, अलग अलग वेबसाइट्स को होस्ट करता है, और जो भी क्लाइंट पीसी कोई भी रिक्वेस्ट करता है, हम अपने कंप्यूटर्स पे जो भी कुछ सर्च करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को पाने के लिए, वो हम क्या करते हैं, एक तरह का रिक्वेस्ट सेंड करते हैं कि हमको ये इंफॉर्मेशन इंटरनेट से चाहिए। तो उस रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए जितने सारे इंफॉर्मेशन आपके पास आते हैं ना, वो किसी न किसी वेब सर्वर कंप्यूटर के माध्यम से आते हैं। ठीक है, जैसे गूगल पे सर्च करते हैं, तो गूगल पे जो सर्च करते हैं इंफॉर्मेशन, तो वो जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा जाता है गूगल के द्वारा, गूगल क्या है, गूगल का अपना एक सर्वर कंप्यूटर है जिसमें हजारों लाखों इंफॉर्मेशन स्टोर है अलग अलग वेब पेजेस के माध्यम से। अब जैसे ही आप गूगल पे कोई कीवर्ड सर्च करते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हो, उससे रिलेटेड जितना इंफॉर्मेशन है गूगल के पास, सब के सब आपके स्क्रीन पे आ जाता है ना, क्योंकि उसके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। तो वैसे कंप्यूटर जो बहुत सारे इंफॉर्मेशन एक जगह रखते हैं और क्लाइंट पीसी के रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हैं, उन्हें हम लोग वेब सर्वर कहते हैं। क्लाइंट पीसी एक नॉर्मल कंप्यूटर होता है जिसका काम है सर्वर को रिक्वेस्ट करना कि हमें ये इंफॉर्मेशन दीजिए, है ना। उसमें स्टोरेज कैपेसिटी और जो बाकी की कैपेसिटी होती है वो वेब सर्वर के मुकाबले में कहीं बहुत कम होता है। ओके, यानी हमारा जो पीसी होता है नॉर्मल सा, वो एक क्लाइंट पीसी है, और सर्वर पीसी जो कि हो सकता है ये कोई बड़ा सा एक बिल्डिंग में सेटअप किया गया हो, या आजकल तो क्लाउड सर्वर भी आ गया है। क्लाउड मतलब उसके लिए कोई वर्चुअल है वो सारा कुछ, उसके लिए कोई बिल्डिंग कोई सेटअप करने की जरूरत नहीं है, वर्चुअली वो अवेलेबल है, सैटेलाइट्स ये सब के माध्यम से उनका सारा स्टोरेज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो टर्म है वो है बुकमार्क। इंटरनेट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ए वे ऑफ स्टोरिंग योर फेवरेट साइट्स ऑन द इंटरनेट। आप लोग मोबाइल पे इंटरनेट यूज करते हैं ना, तो जब भी कभी ऐसा वेबसाइट अगर कोई होगा जो आपको लगा बहुत अच्छा है, इसको हम आगे फिर यूज करेंगे और याद रहे, इसके लिए आप क्या करते हैं, वेबसाइट्स के लिए आप क्या करते हैं, ऐड टू बुकमार्क करते हैं। तो बुकमार्क एक तरह का फीचर है जिसमें क्या करते हैं, आप अपने फेवरेट वेबसाइट को स्टोर करते हो। आप इंटरनेट पे भी कर सकते हो, आप कंप्यूटर में भी कोई भी ब्राउजर ओपन करो, उसमें ब्राउजर में सेटिंग में ऑप्शन होता है ऐड टू बुकमार्क का। जैसे ही वो ऐड कर लोगे ना, देन उसका फ्यूचर में कभी भी जब कभी भी आपको वेबसाइट ओपन करना हो तो आपको उसको टाइप करने की जरूरत नहीं, बुकमार्क लिस्ट में जाइए, उस पर क्लिक कीजिए, डायरेक्टली वो वेबसाइट आपका ओपन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे है। बुकमार्क के बाद देखो इसमें एक चीज ये भी कह रहा है, ब्राउजर्स लाइक नेटस्केप और नेटस्केप नेविगेटर, शॉर्ट में नेटस्केप कहते हैं, और इंटरनेट एक्सप्लोरर यानी कि एज वगैरह, ये सब के लिए है। चलिए थोड़ी देर के लिए हम लोग रुकते हैं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं क्लास हम लोग। चलिए, तो बात कर रहे थे हम लोग कि बुकमार्क की, तो बहुत सारे ऐसे ब्राउजर होते हैं ना जो आप अलग अलग जो बुकमार्क है ना उसको फोल्डर वाइज कैटेगराइज कर सकते हो, प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग बुकमार्क के बाद हम लोग बात करें कुकीज, है ना। कुकीज जो होता है ना, ये एक तरह का इंफॉर्मेशन, इन दिस केस URL वेब एड्रेस क्रिएटेड बाय अ वेब सर्वर एंड स्टोर्ड ऑन अ यूजर्स कंप्यूटर। मतलब आप क्या करते हो ना कि जैसे ही आप अपने कंप्यूटर पे जो वेबसाइट यूज करते हो, जो वेबसाइट्स को ओपन करते हो, है ना, वो सारे वेबसाइट्स का इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर के एक इंटरनेट ब्राउजर के एक सेक्शन में जाकर स्टोर हो जाता है, जिसको हम लोग कुकीज कहते हैं। अगर आप चाहोगे कि हम अभी यूज किया बंद कर दें इंटरनेट, है ना, कोई चाहेगा कि आपने कौन सा वेबसाइट्स और कौन सा ब्राउजर आपने अभी इंफॉर्मेशन सर्च किया है, वो सब जान सकता है
हिस्ट्री में जाके कुकीज के माध्यम से, आज का ही नहीं, अभी का नहीं, पिछले 2 दिन 10 दिन पहले का भी आपका सारा इंफॉर्मेशन आपने किस किस वेबसाइट्स को यूज किया है यूजिंग दिस कुकी। दिस इंफॉर्मेशन लेट्स वेबसाइट्स द यूजर विजिट टू कीप ऑफ यूजर्स ब्राउजिंग पैटर्न एंड प्रेफरेंस। मतलब इससे पता ये चलता है कि आप किस तरह के पैटर्न में किस किस तरह के वेबसाइट्स को यूज करते हैं। ठीक है, पीपल कैन सेट अप देयर ब्राउजर टू एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट कुकीज। अब इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप के परमिशन होते हैं, तो कुकीज के माध्यम से वो सेट किया जाता है कि हमें कौन सा कुकीज एक्सेप्ट करना है और किसमें जो है ना वो नहीं करना है। ओके, उसके बाद डोमेन नेम, a method of identifying computer address। कंप्यूटर एड्रेस हमने बताया था ना इंटरनेट में, आईपी एड्रेस, यूनिक एक इंटरनेट एड्रेस होता है कंप्यूटर का। ठीक है, ये जो है ना वो ये डोमेन नेम ना उस कंप्यूटर के एड्रेस को पता करने का एक तरीका है। ठीक है, योर ईमेल एड्रेस हैज अ डोमेन एड्रेस। आपका ईमेल एड्रेस भी एक तरह का डोमेन एड्रेस होता है। जैसे आपका ईमेल एड्रेस है abc@gmail.com। ठीक है, ओके, तो वहां पे .com जो है वो एक क्या है, डोमेन नेम है। कॉम मतलब कमर्शियल होता है। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि आपका वो वेबसाइट में लिखा होता है .edu, .ac, .in, है ना। तो ये .edu जो है ना ये बताता है कि आप जो वेबसाइट यूज कर रहे हो ना वो एजुकेशनल वेबसाइट है। .ac भी एजुकेशनल वेबसाइट्स के लिए होता है। इसका .in फॉर कंट्री कोड होता है, IN फॉर इंडिया, है ना, AS फॉर ऑस्ट्रेलिया, US फॉर यूनाइटेड स्टेट। ऐसे करके ये डोमेन नेम जो है ना वो हमें कंप्यूटर एड्रेस को बताता है। ओके, और जब गवर्नमेंट का साइट होता है उसमें .gov लगा होता है, .gov। और अगर इंडियन गवर्नमेंट का .gov.in मतलब इंडियन गवर्नमेंट का ऐसे करके। तो ये डोमेन नेम होता है कंप्यूटर के एड्रेस को बताने का तरीका। फायरवॉल, the name firewall derives from the term for a barrier that prevent fires from spreading। तो firewall एक टर्म है, एक वर्ड है जो एक तरह का क्या होता है, firewall का मतलब क्या, एक ऐसा वॉल, एक ऐसा बैरियर जो आग को आगे बढ़ने से रोक सके, है ना। तो यहाँ पे आग तो लगा नहीं इंटरनेट, तो ऐसा फायर तो लग नहीं रहा है। यहाँ पे फायरवॉल का काम क्या होता है कि जो भी एक तरह का ये बैरियर होता है, फायरवॉल एक तरह का ऐसा बैरियर होता है कंप्यूटर में कि आप आउटसाइड द वर्ल्ड, मतलब बाहरी दुनिया, जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, जैसे आप सपोज करो रिलायंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आप टाटा इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो रिलायंस, टाटा, ये सब क्या है, बहुत बड़ा ब्रांड है। अब आप वहां जब आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, वहां के इंटरनेट को यूज कर रहे हो ना, तो वहां पे क्या है, एक बैरियर बना दिया जाता है पर्टिकुलर कि आप ना इस कंपनी के वेबसाइट के अलावा आप अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट से दूसरा कोई भी वेबसाइट ओपन नहीं कर सकते, इवन फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब नहीं यूज कर सकते हैं, जीमेल वगैरह ये सब यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शन जो मेंटेन किया जाता है इसी प्रोसेस को हम लोग फायरवॉल कहते हैं। तो फायरवॉल के थ्रू वो हम रिस्ट्रिक्शन डालते हैं कि भाई आप आउट ऑफ द वर्ल्ड से बिल्कुल, आप जहां पे है लिमिटेड है आपकी चीज, आप इन्हीं सारी चीजों को यूज कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरा आपके सिस्टम में कुछ भी एक्सेसिबल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या है, टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक्स कुछ भी है ऐसा जिसके आपके पास ऑप्शन होता है कि आप वो क्लिकेबल है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो उससे रिलेटेड कुछ नया इंफॉर्मेशन आएगा। तो उस जो क्लिकिंग लिंक बना हुआ है उसी को हम लोग हाइपरलिंक कहते हैं। जनरली इंटरनेट पे क्या होता है ना कि आपने देखा होगा बहुत सारे ब्राउजर्स पे वो लिंक बना होता है, उस पे जैसे ही आप कहा जा रहा है क्लिक टू दिस लिंक टू शो टू व्यू दिस इंफॉर्मेशन, वो लिंक्ड होते हैं। मतलब उससे क्या होता है कि उस हाइपरलिंक के थ्रू हम लोग फाइल्स, डिफरेंट पेजेस को लिंक कर देते हैं और एक क्लिकेबल बटन बना देते हैं, चाहे वो टेक्स्ट पे हो, इमेज पे हो या वीडियो पे हो, ताकि उस पे हम क्लिक करके उस पर्टिकुलर पेज को ओपन कर सके। जनरली क्या होता है ना कि ये टेक्स्ट वगैरह जो होता है ना वो अंडरलाइन होता है, जो भी हाइपरलिंक होगा ना वो अंडरलाइन होगा, कभी कभी वो अंडरलाइन नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो कैसे पहचानोगे, तो जैसे आप माउस पॉइंटर उस पे लेके जाओगे ना, तो आपका माउस पॉइंटर एरो के बजाय, ये जो एरो साइन आ रहा है ना, इस एरो के बजाय वो हैंड साइन में चेंज हो जाता है, मतलब वो क्या है, हाइपरलिंक। उसके बाद आईपी एड्रेस, मैंने शुरुआत में बताया इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या है, नंबर और नेम ऑफ द कंप्यूटर फ्रॉम व्हिच यू सेंड और रिसीव इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। मतलब इंटरनेट पे आप किस कंप्यूटर से मैसेज को सेंड या रिसीव कर रहे हैं उसका जो एक यूनिक एड्रेस होता है, नंबर होता है ना, उसी को हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं।
उसके बाद आता है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर भी बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी बोलते हैं। ये भी एक तरह का कंप्यूटर एड्रेस होता है। अब जैसे क्या होता है ना कि आईपी एड्रेस क्या होता है ना, एक न्यूमेरिक एड्रेस होता है, वो नंबर में लिखा हुआ है, तो नंबर याद करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। तो उसके लिए ना यूआरएल बनाया है, यूनिवर्सल जो है ना वो रिसोर्स लोकेटर। मतलब वो आपका कंप्यूटर यानी आईपी एड्रेस को ही ना वो न्यूमेरिक के बजाय क्या टेक्स्ट में कन्वर्ट करके बताया जाता है। जैसे जनरली यूआरएल क्या होता है, ये वेबसाइट पे होता है, एचटीटीपी से स्टार्ट होता है। जैसे हमें गूगल ओपन करना था, http.google.com, है ना। अरे यही अगर बोल दे कि नहीं आपको याद रखना है 192.167.1.13, ऐसा एक नाम दे दिया जाए। ऐसा जो अभी न्यूमेरिक मैंने बताया इसी को आईपी एड्रेस बोलता है। आईपी एड्रेस ऐसा ही न्यूमेरिक होता है। तो आपको 192.167.1.13 याद रहेगा जल्दी, या सीधा याद रहेगा http.gmail.com? नॉर्मली क्या ऑब्वियसली आप लोग को google.com याद रहेगा हमेशा, 192 कौन याद करेगा। लेकिन आईपी एड्रेस वही 192 से होता है, हमेशा नंबर में। उसको यूनिवर्सली आइडेंटिफाई कराने के लिए ना एक स्पेशल एड्रेस यूज किया जाता है जिसको हम लोग यूआरएल, ठीक है। उसके बाद आइए पोर्टल, पहले कॉमन है जैसे स्टूडेंट पोर्टल, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स कॉलेजेस क्या करता है, एक वेबसाइट। पोर्टल क्या एक तरह का वेबसाइट है जहां पे आपको एक्सेस करने के लिए परमिशन मिलता है कि भाई आपके पास आप इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, तो आपको उसको एक्सेस करने के लिए एक आपको आईडी या जो भी है कोड वगैरह मिलता है, तभी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। जनरली ये एक तरह का गेटवे होता है, वेबसाइट में ना गेटवे होता है, मतलब आप उस वेबसाइट में इन कैसे करोगे, है ना। बहुत सारे वेबसाइट है जो डायरेक्ट एक्सेस होता है, बहुत सारे में क्या होता है ना परमिशन लेना होता है। तो परमिशन के लिए आपको क्या होगा, आपको एक लॉगिन आईडी एक पासवर्ड दिया जाए, तो वो कैसे आप इन करोगे, उसको कैसे यूज करोगे उस पोर्टल को। पोर्टल एक गेटवे होता है जो मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे वेब सर्चिंग कैपेबिलिटी है, न्यूज है, फ्री ईमेल, जैसे ईमेल भी है गूगल जीमेल। जीमेल पे क्या करते हैं, फ्री में ईमेल सर्विसेज आप लेते हैं, तो ईमेल डायरेक्ट आप सेंड या रिसीव कर लेते हैं क्या। उसके लिए जैसे आप जीमेल पे जाते हो तो सबसे पहले आपसे पूछता है एंटर योर ईमेल एड्रेस, देन उसके बाद बोलता है एंटर योर पासवर्ड, और अगर आपने पासवर्ड नहीं डाला तो गए ईमेल आप यूज ही नहीं कर सकते अपना आईडी। उसी तरह से आपका स्टूडेंट का लॉगिन पोर्टल है, उसके लिए भी आपको एक स्टूडेंट कोड ईमेल आईडी पासवर्ड दिया गया है। आप किसी बैंक का इंटरनेट यूज कर रहे हो, इंटरनेट बैंकिंग सर्विस, तो उसके लिए आपको इंटरनेट बैंकिंग के लिए उस बैंक का पोर्टल ओपन करना होगा, वेबसाइट ओपन करना होगा, और वहां पे आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड देना होगा। देन उसके बाद ही जाके उस बैंक के आप इंटरनेट सर्विसेज जो भी है आप अपने अकाउंट से रिलेटेड वो यूज कर सकते हैं। तो ऐसे गेटवे जो इंटरनेट पे वेबसाइट पे आपको कोई एक्सेस के लिए देता है उसे हम लोग पोर्टल, ठीक है। बहुत सारे जैसे ऑनलाइन शॉपिंग के लिए पोर्टल है, अदर डिस्कशन ग्रुप पोर्टल है जहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हैं जाके वहाँ ज्वाइन करके, है ना। ऑनलाइन शॉपिंग जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन ये सब क्या है पोर्टल है ना, उसमें लॉगिन कीजिए तब जाके वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर वगैरह कर सकते हैं। डायरेक्ट तो ऑर्डर होगा नहीं वहाँ पे, है। उसी अलावा रेलवे का वेबसाइट आईआरसीटीसी, उस पर लॉगिन करके आप टिकट ले सकते हैं, एयरप्लेन टिकट ले सकते हैं। आजकल यूपीआई पेमेंट के लिए जीपे, फोन पे, पेटीएम ये सब यूज होता है, वो सब भी क्या उसका अपना एक्सेस पोर्टल होता है, गेटवे होता है। पोर्टल यानी कि एक तरह का गेटवे ताकि आप उस वेबसाइट पे एक्सेस कर सकें। ओके, तो ये सब कुछ टर्म्स थे इंटरनेट टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड जो कि आपको जानना जरूरी था, मैंने आप लोगों को बताया। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जानेंगे ईमेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ईमेल क्रिएट करना और ईमेल से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स वगैरह के बारे में हम लोग सीखेंगे, जो मे भी आप लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग उसको नहीं भी जानते। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।